हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर टेट लेवल का संस्कृत विषय से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट हल किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है कि उत्तर कुंजी वीडियो के अंत में है। आप लोग उत्तर मत पहले देखिएगा, प्रयास यही करिएगा कि ईमानदारी से हम लोग पहले प्रश्न को हल करें। देखिए, उसके बाद मिलाइएगा कि उत्तर कुंजी में कितना प्रश्न आपके द्वारा सही हुआ है। पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग। संस्कृत विषय से संबंधित है, वस्तुनिष्ठ टाइप का है ये प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के कुल चार ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो शुरू करते हैं अब हम लोग बिना देरी किए। इसमें पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। पहला ऑप्शन है द्रविड़, दूसरा है सेमेटिक, तीसरा ऑप्शन है इसमें भारोपी और चौथा ऑप्शन है जो कि डी चीनी। तो संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, ये प्रश्न रहा। कुल 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से आपको जो भी ऑप्शन सही लगे उसका आप अपने कॉपी पेन लेके 1 से लेके 20 तक की नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद पहले का बी सही है या पहले का सी सही है, जो भी सही लगे आपको उस प्रकार से लिख के करिएगा। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन पतंजलि है, दूसरा है पाणिनि और तीसरा ऑप्शन है इसमें कात्यायन, चौथा ऑप्शन है भर्तृहरि। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको जो सही लगे आप उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे या फिर ट्रिक कर लीजिएगा। तो दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। अगला प्रश्न है, तीसरे नंबर का प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तीसरा प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसमें है पतंजलि, दूसरा ऑप्शन बी पाणिनि है, तीसरा ऑप्शन सी इसमें वाल्मीकि है और चौथा ऑप्शन डी इसमें वेद व्यास है। अब हम लोग आगे चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथे नंबर पे कौन सा प्रश्न है और उसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। आज के इस वीडियो का चौथा प्रश्न है, संस्कृत में कुल कितने कारक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा या प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि संस्कृत में कुल कितने कारक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें है 6, दूसरा ऑप्शन बी में 7 लिखा है, तीसरा ऑप्शन सी 8 है और डी वाला ऑप्शन 9। तो इसमें पूछा है कि संस्कृत में कुल कितने कारक होते हैं और हिंदी के कारक और संस्कृत के कारक में भिन्नता होती है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। संस्कृत में कारक को पूछा जा रहा है, न कि हिंदी में कारक की बात कर रहा है। अब हम लोग 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। रामा वनम गच्छति वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है। प्रयास करिएगा कि आप लोग उत्तर देखने का कोशिश मत करिएगा सबसे पहले, बल्कि आप लोग प्रश्न को हल करिएगा। इसके बाद देखिएगा कि कितना आपके द्वारा प्रश्न हल हुआ, सही कितना हुआ। तो रामा वन गच्छति वाक्य में कर्ता कारक कौन है। पहला ऑप्शन रामा है, दूसरा ऑप्शन वनम है, तीसरा ऑप्शन इसमें गच्छति है और चौथा ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। रामा वनम गच्छति, इसमें प्रयास करेगा कर्ता कारक, कर्म कारक और क्रिया कारक ढूंढने का। प्रश्न के हिसाब से कर्ता कारक ही पूछा है, लेकिन आप लोग कर्ता कर्म क्रिया सब देख लीजिएगा। छठा प्रश्न इसमें है, फलानी शब्द किस वचन में है। फलानी शब्द जो शब्द रूप है, फल से फलानी शब्द किस वचन का है, शब्द किस वचन से है। तो पहला ऑप्शन है छठा का ए एक वचन, बी है द्विवचन और तीसरा इसमें सी बहुवचन है, डी है इसमें समास। तो इसमें वचन पूछा है कि फलाने शब्द में कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में कुल 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में लिंग भी कुल 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, पुल्लिंग जिसे कहते हैं, और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। तो संस्कृत में लिंग हो गए, वचन हो गए। संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें एक ट्रिक होता है, मैं उत्तम तुम मध्यम। बाकी जितने सब नाम के साथ और अदर जैसे स हो गया आते हैं वो प्रथमा में आ जाएंगे, प्रथम पुरुष में। अब हम लोग 7वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। बालिका पुस्तकम पठति में क्रियापद कौन सा है। 7वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बालिका पुस्तकम पठति में क्रियापद कौन सा है। इसमें क्रिया पूछा है। पहला ऑप्शन इसमें बालिका है, दूसरा ऑप्शन पुस्तकम है, तीसरा ऑप्शन पठति है और चौथा ऑप्शन बालिका पुस्तकम है। पिछले वाले प्रश्न में क्रिया पूछा था, कर्ता पूछा था और इसमें क्रिया पूछा है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। संस्कृत से संबंधित है आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न है इसमें, सुधन जन बराबर सज्जन, यह कौन सा समास है। सुधन जन बराबर सज्जन, यह कौन सा समास है। सु यहाँ पे उपसर्ग है
तो इसमें समास पूछा है। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन इसमें द्वंद्व है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें तत्पुरुष है, तीसरा ऑप्शन इसमें कर्मधारय है और चौथा ऑप्शन इसमें बहुव्रीहि दिया है। तो इसमें से इन चारों में से कोई एक ही प्रश्न सही होगा, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा जिसको आप लोग हल करिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें 9वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन पहला ए है इसमें 1, ऑप्शन बी इसमें कह रहा है कि 2, ऑप्शन सी इसमें 3 है और ऑप्शन डी इसमें 4 है। तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं इतना याद रखिएगा आप लोग कि हिंदी में लिंग अलग होते हैं और संस्कृत में अलग होते हैं। प्रश्न को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है? संस्कृत में लिंग पूछ रहा है क्या फिर हिंदी का लिंग, जबकि ये तो प्रैक्टिस सेट संस्कृत का ही है, तो संस्कृत से संबंधित पूछेगा। लेकिन सी टेट, अपर टेट जो होता है, सुपर टेट, सी टेट वगैरह, इन सब एग्जामों में प्रश्नों को सही से ध्यान न देने पे प्रश्न आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। अब हम लोग 10वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गुरु शिष्यम शिक्षति में कौन सा कारक है? गुरु शिष्यम शिक्षति में कारक पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या फिर अधिकरण कारक है? कर्ता कारक, कारक का एक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। और कभी भी गुरु शिष्यम शिक्षति में कौन सा कारक है, तो आप लोग का पहला प्रयास यही होना चाहिए कि जो भी वाक्य दिया है संस्कृत में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, उसके अर्थ को समझिए, उसके बाद ये देखिए कि पूछ क्या रहा है, इसके बाद आप लोग उत्तर दीजिए। तो सवाल गलत होने की संभावनाएं कम बनी रहती हैं ऐसे में। अब हम लोग 11वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। धातु का सही अर्थ क्या होता है? धातु का सही अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन इसमें शब्द है, दूसरा ऑप्शन इसमें क्रिया का मूल रूप है, तीसरा ऑप्शन इसमें संज्ञा है और चौथा ऑप्शन इसमें विशेषण है। तो प्रश्न नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धातु का सही अर्थ पूछा है कि धातु का सही अर्थ क्या होता है? शब्द होता है कि क्रिया या मूल रूप होता है? इसी प्रकार से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं? संस्कृत में लकार पूछ रहा है। पहला ऑप्शन इसमें 8 है, दूसरा ऑप्शन इसमें 9 है, तीसरा ऑप्शन इसमें 10 है और चौथा ऑप्शन इसमें 11 है। तो संस्कृत में लकार की बात की जा रही है। तो आप लोग कभी भी देखिएगा, जिसका संस्कृत होगा उसका तो हिंदी अनिवार्य होता ही है। तो हिंदी और संस्कृत में लकार कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं, इन दोनों को आप लोग समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि दोनों में भिन्नता अक्सर देखी जाती है। हिंदी का कुछ अलग होता है, संस्कृत का कुछ अलग होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अहम गच्छामि में कौन सा पुरुष है? अहम गच्छामि में पुरुष कौन सा है? प्रथमा पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है कि कोई नहीं है? तो इस बात को आप लोग देखिएगा कि अहम गच्छामि में पुरुष कौन सा है, किस पुरुष का है यह। संस्कृत में कुल 3 पुरुष होते हैं, प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा। तो कौन प्रथमा में आता है और कौन मध्यमा में आता है और कौन उत्तम में आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। प्रश्न नंबर 14वां है, रामायण के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान और बहुत ही सरल प्रश्न है यह। प्रश्न नंबर 14वां कह रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, कालिदास। पहला ऑप्शन वेद व्यास, दूसरा ऑप्शन इसमें कालिदास है, तीसरा ऑप्शन इसमें वाल्मीकि है और चौथा ऑप्शन भवभूति है। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी किसी भी प्रश्न की बात कर रही हूँ कि अगर उसमें जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं उन सभी ऑप्शन में जैसे वेद व्यास हो गए यहाँ पे, तो वेद व्यास की कौन कौन सी रचना है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कालिदास की कौन कौन सी रचना है, वाल्मीकि की कौन सी है, भवभूति की कौन सी है, इससे आप लोग को जानकारी मिलेगी अच्छी वाली। तो रामायण के रचयिता कौन है? या फिर एक प्रश्न और भी बन सकता है यहाँ पे कि आदि काव्य किसे कहते हैं, आदि कवि किसे कहते हैं। तो एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। मेघदूत किस विधा की रचना है? मेघदूत किस विधा की रचना है और ये किसकी रचना है? तो इसमें पहला ऑप्शन है नाटक, दूसरा ऑप्शन इसमें महाकाव्य है, तीसरा ऑप्शन इसमें खंड काव्य है और चौथा ऑप्शन है इसमें 15वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन कथा है कि मेघदूत किस प्रकार की रचना है। क्या नाटक के अंतर्गत आती है या फिर महाकाव्य के या फिर खंड काव्य के या फिर ये कथा विधा की रचना है। इसको देखिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में संस्कृत में अव्यय का क्या लक्षण होता है या फिर क्या लक्षण है इसका? संस्कृत में अव्यय का क्या लक्षण होता है इसको देख लेते हैं। अव्यय में पहला ऑप्शन है रूप बदलता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि रूप नहीं बदलता है,
इसमें सी ऑप्शन है केवल संज्ञा होता है, डी ऑप्शन है 16वें प्रश्न का डी ऑप्शन है केवल क्रिया होती है। तो अब वे क्या होता है, इसके लक्षण पूछा है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं 17 नंबर का प्रश्न है क्या कह रहा है ये। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यथा राजा तथा प्रजा यह किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, नीतिवाचक है या फिर विस्मयवाचक है। तो वाक्यों को आप लोग जरूर पढ़िएगा, वाक्य कौन कौन से होते हैं। संस्कृत में वाक्य से भी प्रश्न बनेगा, जैसा कि पूछा भी है कि यथा राजा तथा प्रजा में कौन सा है या वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है कि प्रश्नवाचक है कि नीतिवाचक है या फिर विस्मयवाचक है। तो ये तो रहा 17 नंबर का प्रश्न। अब हम लोग 18 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न इसमें कह रहा है कि बालका क्रीडति में काल कौन सा है, बालका क्रीडति में कौन सा काल है। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग को पांचीक वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल आज्ञा के अर्थ में होता है, एक चाहिए के अर्थ में होता है। इन्हीं 5 को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है टेट, सुपर टेट, सी टेट में। तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि बालका क्रीडति में कौन सा काल है। पहला ऑप्शन है भूतकाल, दूसरा ऑप्शन बी इसमें है वर्तमान काल, तीसरा ऑप्शन इसमें भविष्यत काल और चौथा डी ऑप्शन है इसमें लूट लगार। तो प्रश्न बहुत ही आसान बनाया गया है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा आप लोग के द्वारा कितना प्रश्न सही हल किया जा रहा है या फिर कितना गलत हो रहा है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। कृष्ण गीता उपदिशत में क्रिया का सही रूप क्या है। कृष्ण गीता उपदिशत में क्रिया का सही रूप क्या है। पहला ऑप्शन है इसमें उपदिशति, दूसरा ऑप्शन है उपदिशत, तीसरा ऑप्शन है उपदिश्यति और चौथा डी ऑप्शन इसमें है उपदिष्ट। तो इसमें जो क्रिया है, क्रिया उपदिशत है, ये क्या ये क्रिया सही लगाई गई यहाँ पे या फिर इसमें कुछ मिस्टेक है या कुछ गलत है, तो उसको आप लोग ज़रूर सुधार करिएगा ऑप्शन के द्वारा। आज के इस वीडियो का अंतिम और लास्ट 20वां नंबर का जो प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। संस्कृत पढ़ने का या संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन है केवल श्लोक याद कराना होता है संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। बी ऑप्शन इसमें है कि संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि भाषा बोध व संस्कार का विकास होना। 20वां प्रश्न का सी वाला ऑप्शन है इसमें केवल व्याकरण और डी अंतिम ऑप्शन इसमें है केवल अनुवाद। तो इसको आप लोग ज़रूर हल करिएगा। तो ये तो रहा आज के प्रैक्टिस सेट संस्कृत विषय से जो संबंधित, जिसमें कुल हम लोग 20 प्रश्नों को देखे। सभी प्रश्नों के कुल 4 ऑप्शन थे, सभी 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। उत्तर कुंजी लास्ट में यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग पहले प्रश्न हल करिएगा, इसके बाद मिलाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।